नेपाल में आए हैं नए प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह, राइट? अब उनकी पूरी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, ये पूरा हम कवर चुके कर चुके हैं, थोड़ा बहुत इसके इस चैनल में भी बात करेंगे। आते साथ उन्होंने एक बड़ी चीज़ करी कि केपी शर्मा ओली जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर है, उसको पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है नेपाल में? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम डॉक्टर गीता कोचर। मैम नमस्कार, वेलकम टू द शो वन्स अगेन एंड ऑलवेज़ अ प्लेज़र। आप हमको बहुत ही अलग इनसाइट देते हो। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुडेज़ शो एज़ वेल। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल योर व्यूअर्स। ऑलवेज अ प्लेजर आपके चैनल पे। काफी दिनों बाद आए, लेकिन नेपाल का कुछ होता है तो आपकी भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, लोगों के भी इंटरेस्ट होते हैं, और ये तो आप इतना बड़ा चर्चा का मुद्दा है कि सबको आना ही चाहिए, सबको डिस्कशन करना ही चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे नेबर में। मैम पहले तो बालेन शाह गॉट इलेक्टेड और उसका काफ़ी अच्छा मतलब इलेक्शन भी हुआ है। राबी लामिछाने ने पूरा उसको राबी लामिछाने बाय द वे फॉर द ऑडियंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर हैं। वहाँ पर उनको काफ़ी बैकिंग दी इन्होंने एंड जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उन्होंने भी अपना काम बड़े अच्छे से करा एक्चुअली दे वर्क्ड वेरी वेल। जो उन्होंने बोला था हम फटाफट इलेक्शन कराएँगे, इलेक्शन कराया, बिना वायलेंस के कराया। थोड़ा बहुत इंसिडेंट्स इधर-उधर हुए, बट एवरीथिंग हैपेंड। एंड आते साथ इन्होंने ये पहला एक्शन लिया है केपी शर्मा ओली। इज़ दिस रेगुलर फॉर नेपाल? क्योंकि दूसरे पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं। जैसे ही पार में आते हैं दूसरे को उठा देते हैं सबसे पहले। तो ये कोई रेगुलर अफेयर है कि इज़ दिस थोड़ा-सा डिफरेंट दिख रहा है आपको? देखिए, थोड़ा डिफरेंट तो है। ये बात सही आप बोल रहे हैं कि पहले भी कई बार ऐसा हो रखा है कि दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा जाता है, लेकिन इतना रैम्पेंट नहीं होता, इतना सडन नहीं होता है, और ये नहीं कि दूसरे दिन ही हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली-जुली थी। जैसे कि कार्की कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, जो कि अभी पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं, रिकमेंडेशंस हैं उनके, जिसकी वजह से ये गया जो जो पिछले साल सितंबर में जेन ज़ी का प्रोटेस्ट हुए थे, और उसमें काफ़ी सारे यंग बच्चे मरे थे, 17 के करीब तो मेरे को ही पता है। तो ऐसे यंग मार्टिर्स जिनको उन लोगों ने बाद में ये दिया, सुशीला कार्की की गवर्नमेंट ने उनको मार्टिर्स घोषित किया, और बहुत दुःख की बात हुई कि बहुत यंग प्रोटेस्टर्स मरे थे। तो उसके बाद जो एक ये सिलसिला था कि भई आप पहले एक ये तहकीकात कीजिए कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसकी फिर कमीशन ने पूरा एक रिपोर्ट बनाया, कार्की कमीशन ने, और उसके बाद उसके रिकमेंडेशंस आए हैं। और इस गवर्नमेंट ने आते ही 2 चीज़ें सबसे सिग्निफिकेंट की हैं। एक तो ये कि होम मिनिस्टर की जो सीट है, वो सुदान गुरुंग जी को दी है, जो कि हामी नेपाल के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, लीडर थे, और जो कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हुआ था उस टाइम पे, जेन ज़ी प्रोटेस्ट जो हम कह रहे हैं, उसके एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे, निकल के आए थे, ठीक है? तो वो भी इलेक्ट हुए अपने वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, और मेजॉरिटी से वो जीते। तो जीतने के बाद उनको, मतलब जो कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लीडर रह चुके हैं, उनको इन्होंने होम मिनिस्टर बनाया। पहली बात तो ये की। दूसरी बात ये कि इन्होंने ये बोला कि जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं, उनको केयरफुली स्टडी किया जाएगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो उस एक्शन में, क्योंकि ऐसा सब लोग ये बात कर रहे थे कि ओली जी प्रधानमंत्री थे, और लेखक जी जो हैं वो होम मिनिस्टर थे, तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो इन दोनों को अरेस्ट किया गया। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो है लीगैलिटी की, कि भई कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया प्रॉपर तरीके से, तो ये अरेस्ट कैसे हुआ? हालाँकि आज जो है आज हम बात कर रहे हैं, तो ये क्योंकि कल सैटरडे था वो नहीं हो पाया, लेकिन आज ये कोर्ट में पेश होंगे, और उसके बाद जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो तो होगा। लेकिन बहुत लोगों ने ये सवाल उठाए कि भई ये ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने? एक तो कांग्रेस के लीडर जो कि होम मिनिस्टर थे, और एक ये यूएमएल के लीडर जो कि प्राइम मिनिस्टर थे। इन दोनों को बिना कोर्ट की, मतलब समन्स के, आप लोगों ने अरेस्ट कर दिया। फिर सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि ये जो कार्की कमीशन की जो रिपोर्ट थी, ये तो सिर्फ एक रिकमेंडेशन थे। इसको लीगल तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। तो बिना इन्वेस्टिगेशन आप किसी को एक्यूज कैसे बना सकते हैं? तो ये भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अ, ऐसा नहीं है कि पहली बार नेपाल में ऐसा हुआ है कि बिना कोर्ट ऑर्डर के, बिना लीगल प्रोसीजर के किसी नेता को पकड़ा गया। ऐसा पहले भी हो चुका है, और बहुत सारे एक्शंस दूसरों पे भी लिए गए हैं, और जो आज कई लीडर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो भी मतलब जानते हैं कि ऐसा कोई पहला किस्सा नेपाल में नहीं हुआ।
लेकिन जैसे मैंने ये बोला कि भई एक तो वो सुदान गुरुंग जो कि मतलब होम मिनिस्टर है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय है कि ऐसा नहीं है कि सुदान गुरुंग जिनको मतलब जो पॉलिटिक्स में नहीं रहे पूरा और जिनको पूरी लीगैलिटीज़ शायद नहीं पता होंगी, उन्होंने आते ही ये इश्यू कर दिया कि भैया आप इनको अरेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बैठ के पूरी रात जो भी वहाँ के लॉ के मिनिस्टर्स थे, जो सेक्रेटरीज़ थे लॉ के उनको और जो पुलिस के हेड्स थे, आर्म्ड पुलिस चीफ और पुलिस चीफ जो थे उन सब से बैठ के उन्होंने डिस्कशंस किए, पूरी रात उनके बारे में यू नो डिस्कशंस हुई कि किस तरीके से इसको प्रोसेस करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मेरे ख्याल से ये भी सुनने में आया है कि पुलिस चीफ वगैरह ने बोला कि हमें आप रिटर्न में दीजिए कि ये अरेस्ट होना चाहिए। तो वो सुदान गुरुंग जी ने शायद लिख के दिया है और उसके बाद ये अरेस्ट हुआ है। तो प्रॉपर लीगल कोर्ट का प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया है, लेकिन इंटरनली लोगों ने कैबिनेट मीटिंग भी की है और सुदान गुरुंग जी ने पूरी रात काम किया, तो उसके बाद ये जो भी एक्शन लिया गया, लिया गया। और मैम सबसे ज़्यादा प्लीज। I'll just say one last thing, सबसे ज़्यादा जो अ, बात उभर के आ रही है और जिसके बारे में लोगों को थोड़ा-सा मुझे लगता है कि चिंता भी हो रही है, वो ये कि आप आते ही दूसरे एक मेजॉरिटी और मतलब मेजर जो पावर्स थी, जैसे कि जो नेपाली कांग्रेस है और योमल जो है, वो एक मेजर पार्टीज़ थी, नेशनल पार्टीज़ नेपाल में। उनके लीडर्स को आप टारगेट करते हैं, तो बहुत लोग ये एक रिवेंज की तरह से बोल रहे हैं। हालाँकि सुदान गुरुंग ने अपने पोस्ट में क्लियरली लिखा है कि अ प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस और ये रिवेंज के लिए नहीं किया जा रहा है, ये जस्टिस के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि क्या आप आते ही क्योंकि डेमोक्रेटिकली आप इलेक्टेड हैं, तो आप एक ऑपोजिशन के लीडर्स को इमीडिएटली अरेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ जो है और उसके बाद आज देखिए फिर से नए अरेस्ट भी शुरू हो गए। एनर्जी मिनिस्टर जो थे फॉर्मर उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो वो भी नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं। तो इस तरह से जो अरेस्ट हो रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, ये थोड़ी-सी चिंता का विषय है। जी। मैम लेकिन ये जो पूरे जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कई मैं नेपाली जो एनालिस्ट हैं उनको देख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि दिस इज़ द क्लीन अप ऑफ चाइना फ्रॉम नेपाल। नाउ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल था बिकॉज़ चाइना को इतना ईज़ी तो नहीं है नेपाल से हटाना। इट्स नॉट ईज़ी। दे वेरी वेल एंट्रेंच्ड वहाँ पर इनके चाइनीज़ लर्निंग सेंटर्स हैं, एम्बेसडर्स के पास बहुत पावर्स हैं, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट है, पुष्कर पोखरान एयरपोर्ट है, बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं और सब कुछ है। तो एक ये जो नैरेटिव वहाँ पर चल रहा है, स्पेशली जो प्रो अमेरिकन नेपालीज़ हैं, जो जिन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प-वेल्प ली है अमेरिकन से टू डू जो भी करा था इन लोगों ने, उनकी तरफ से भी ये नैरेटिव दिखता है कि भैया ये हम न चाइना को यहाँ से हटा रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं ये बात बहुत जगह बोलती हूँ और बहुत बार बोलती हूँ कि जो पहले लोग ये बोलते थे कि भारत और चीन का एक कॉम्पिटिशन है नेपाल में, एक राइवलरी है नेपाल में, ये जो सब सब नैरेटिव चल रहे थे, मैं उसके लिए बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ कि ये जो नेपाल में हो रहा है या होगा, वो भारत और चीन के बीच का राइवलरी या कॉम्पिटिशन नहीं होगा। ये यूएस और चाइना के बीच में एक नए तरीके का प्रॉक्सी वॉर चलेगा। तो नेपाल विल बिकम अ प्रॉक्सी वॉर ये मैं बहुत पहले से आर्टिकल्स में भी बोल चुकी हूँ और मैं आपकी चैनल्स पे के माध्यम से भी इसको अ, बोल चुकी हूँ और आज जो नज़र आ रहा है, ये कहीं न कहीं उसी ओर जा रहा है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि यूएस सपोर्टर्स जो हैं, जो कि ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट में भी आए थे बहुत सारे ऐसे सपोर्ट के हैं जो लीडर्स अ, वो अभी इस वक़्त पावर में हैं, तो यूएस का एक बहुत बड़ा रोल इस वक़्त नेपाल में नज़र आ रहा है। लेकिन उसके चलते पूरा चाइना का जो भी सपोर्ट बेस है या जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये बोलना कि भई सारे कम्युनिस्ट लीडर्स को, सारे कम्युनिस्ट को हटा दिया जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं क्योंकि नेपाल में कम्युनिज़्म का एक्जिस्टेंस जो है, ये 60 मतलब 1960s से है। ये आज से शुरू नहीं हुआ और बहुत सारे जो हैं वो हार्डकोर आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, ठीक है? उसमें आप माओइस्ट को भी ले सकते हैं, आप यूएमएल के मार्क्सिस्ट को भी ले सकते हैं। तो ये सब है और जो नेपाल की कांग्रेस है, उसमें भी मतलब एक सेक्युलर नोशन के हिसाब से कुछ बैलेंस्ड जो हैं वो थोड़े से प्रो कम्युनिस्ट भी हैं, प्रो चाइना एटलीस्ट है, प्रो कम्युनिस्ट ना भी बोले तो। और थोड़ा-सा सिम्पैथेटिक है वो कम्युनिस्ट के प्रति। तो ये जो एक पूरा स्पेक्ट्रम बना हुआ है और फिर उनका कैडर बेसेस है। हर पार्टी के अपने स्ट्रॉन्ग कैडर बेसेस हैं और फिर उसके अलावा ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो स्कॉलरशिप्स पे चाइना गए हैं, वापस आए हैं। उन्होंने अपनी एलुमनाई एसोसिएशंस बना रखी हैं चीन में।
सॉरी नेपाल में, और चीन की मतलब मैत्री संबंधी इस टाइप की एसोसिएशंस बना रखी हैं, चाइना नेपाल फ्रेंडशिप एसोसिएशन, इस टाइप की बहुत सारी एसोसिएशंस बनी है। और जैसे आपने कहा कि कन्फ्यूशियस सेंटर्स वगैरह हैं, और वो भी प्रॉपर यूनिवर्सिटीज में है, जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटी में है। और उस टाइप का जो एक आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन, एक एकेडमिक इंक्लिनेशन, और फिर एक जो रोल मॉडल चाइना उनको पेश कर रहा है कि चीन का एक सक्सेस मॉडल जो उनको नजर आ रहा है, उसके जो सिंपैथाइजर्स और सपोर्टर्स हैं, वो बहुत फैलाव में नेपाल में है। तो ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। और ऊपर से उन लोगों ने ऑफिशियली, अगर आप देखा जाए, गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो वो बीआरआई को साइन कर चुके हैं, एमओयू साइन हो चुका है, और उसी के तहत ये लोग केरोंग काठमांडू की जो रेलवे लाइन है उसको लाने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नेपाल को आगे बढ़ना है, तो इस गवर्नमेंट को वो रेल प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जो बालन शाह जी की गवर्नमेंट आई है, ये एक चीज बहुत स्ट्रांग तरीके से बोल रही है, वो ये कि हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। मैं मान रही हूँ कि आज की डेट में उन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, बजाय पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करना या उन करप्शन केसेस के ऊपर टारगेट करना। तो जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा इनके पास ये आएगा कि एफडीआई कहाँ से आए। ठीक है। अब एक ये पॉसिबिलिटी तो ये चाहेंगे कि अमेरिका या यूरोप से कहीं से एफडीआई आए। देखिए, वो एडीबी के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट के लोन्स तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एफडीआई आपको वहां से नहीं मिलेगा। तो इसका जो फाइनेंशियल वो है, सपोर्ट बेस है, वो उनको एशिया में ढूंढना पड़ेगा। भारत एक जरूर है जिसकी तरफ वो देखेंगे कि भाई भारत अपना एफडीआई बढ़ा दे, लेकिन भारत उतना एफडीआई नहीं बढ़ा सकता जितना कि शायद चीन आज की डेट में बढ़ा सकता है। तो ये लोग ये चाहेंगे कि भाई एफडीआई चाइना चीन दे। तो चीन तो तभी एफडीआई डालेगा जब उसके अपने इंटरेस्ट वहां पे, क्योंकि आपको पता ही है कि चीन जब भी इन्वेस्ट करता है तो कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं। तो वो तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसको कुछ अपना फायदा उसमें नजर आएगा या उसमें कोई बेनिफिट्स होंगे। और अगर कंप्लीट बेनिफिट नहीं होगा, पूरा नेपाल चाइना के अगेंस्ट होगा, पूरी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट होगी, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ये चीज उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग वो होगी कि इसको किस तरीके से देखते हैं। और दूसरी चीज जो कि अभी ये 100 डेज गुड गवर्नेंस की रिफॉर्म के बीच में इन लोगों ने, बालन शाह की गवर्नमेंट ने बोला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और चीन दोनों से वो अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। सुशीला कर की गवर्नमेंट ने भी ये पहले बोला था, और 6 महीने उन्होंने ये करके भी दिखाया कि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच में चलेंगे। और मैं ये बोलती हूँ कि ओली जी ने इक्वी प्रॉक्सिमिटी की बात की थी कि भारत और चीन दोनों से क्लोज संबंध बनाएंगे, और उससे पहले ये लोग इक्वी डिस्टेंस पे चलते थे। तो मुझे लगता है कि बालन शाह का जो सरकार है वो फिर से इक्वी डिस्टेंस के उस पे जाएगी कि दोनों में एक तालमेल बना के चले, ना तो ज्यादा चीन की तरफ गिराव हो, ना ज्यादा भारत की तरफ हो। तो ये तालमेल बनाने के लिए थोड़ा सा उनको चैलेंजेस आएगी, जो मुझे लगता है कि उनको करना ही पड़ेगा, और ये नहीं कर सकते कि कंप्लीटली यूएस सपोर्ट में जाए। बट जी। जो इनको लोग लेके आए हैं मैम, वो तो टास्क दिया होगा इनको कुछ ना कुछ कि भाई आपको ये चीजें करनी है, बाकी यू डू व्हाट यू वांट टू, वी डोंट केयर। और हम्म, वो जो टास्क होंगे कहीं ना कहीं, आई मीन देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ वेस्टर्न सपोर्ट यहाँ पर। अभी थोड़ा टाइम पहले एक इनके एक लॉर्ड साहब भी थे, मैं भूल रहा हूँ अभी उनका नाम, आई टेल यू, ही वाज देयर इन नेपाल, यूके के, ही वाज देयर बेस्ड फॉर अबाउट 3 मंथ्स। काफी काम हुआ है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, इफ यू नो व्हाट आई मीन, वो भी करी गई है नेपाल के हम्म, अंदर। फेयर एनफ, जो भी है, वो नेपाल के अपने लोगों को देखना है कि उनको ये चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड अपेरेंटली दे वांटेड अ चेंज, सो दे ब्रॉट इन दीस पीपल। फैंटास्टिक, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट इनके ऊपर भी कुछ डिमांड्स तो होंगी ना। जैसे यूएस यूनुस को लेके आया था बांग्लादेश में, ही वाज गिवन वेरी क्लियर डिमांड्स कि आपको ये चीजें करनी है, एंड ही डिड ऑल ऑफ देम। उसके बाद उसको हम्म, वहां से आउट कर दिया। तो हम्म, यहाँ पर जो यूएस की एक डिमांड रहेगी, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी आर सीइंग इन द रीजन, नॉट जस्ट कि दिस थिंग, जहां-जहां हम्म, पे चाइनीज का इन्फ्लुएंस है, वहां-वहां पे ये चीजें करी जा yes। रही हैं। सो हाउ डू यू सी द अमेरिकन्स नाउ, यू नो, पुशिंग फॉरवर्ड? हाँ, देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अमेरिका का नेपाल में 2 तरह का इंटरेस्ट बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। एक तो ये कि जो देखिए, बीआरआई तो इन्होंने एमओयू साइन कर रखा है, लेकिन ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो था, जिसके तहत एक तरह से इंडो पैसिफिक के काउंटर में सिक्योरिटी अलायंसेस बनते, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इस टाइप का एक सिक्योरिटी अलायंस बनाते, या सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो उसको चीन को प्रोवाइड करते, उसके काउंटर में यूएस क्लियरली खड़ा है। तो वो तो नहीं होगा।
वो पिछले उसमें भी नहीं हो पाया, ओली जी भी साइन करके नहीं आए थे और अब भी ये नहीं मुद्दा नहीं बढ़ेगा। तो चीन जो अपना एक ये चाह रहा है कि मेरे मिलिट्री अलायंस पार्टनर्स भी इस रीजन में हो जाएँ, उसका एक स्ट्रॉन्ग काउंटर यूएस करेगा और वो मुझे नज़र आ रहा है कि ये सरकार जो है उसको बड़े आसानी से कर सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो है वो थोड़ी-सी चैलेंजिंग रहेगी सरकार के लिए, वो है टिबेटन्स का मुद्दा। क्योंकि यूएस में तो ये लॉ पास हो चुका है कि तिब्बत रेज़ोल्यूशन का जो एक मुद्दा है और सुशीला हुँ, कर हाँ, जो सुशीला कार्की जी जब आई थी तब भी हिज एक्सीलेंसी दलाई लामा जी ने उनको पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेचुलेट किया था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को, तो सुशीला कार्की जी को जी किया था और अभी भी आप देखेंगे तो तिब्बतन हाई लेवल जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो नेपाल में जा रहे हैं और क्योंकि पोस्ट दलाई लामा का सक्सेशन का जो एक मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वो लोग नहीं चाह रहे कि भई ये किसी भी तरीके से चीन में पोस्ट दलाई लामा का सक्सेसर हो। तो पॉसिबिलिटी है कि मतलब या तो इन भारत में या नेपाल में हो, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा तिब्बतन कम्युनिटी है। और चीन जो है बहुत समय से ये लगा हुआ है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो जाए नेपाल के साथ। तो ये मुद्दा जो है कि भई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो साइन नहीं हुई थी, तो शायद आगे भी ना हो। लेकिन अगर वो तिब्बतन्स को सपोर्ट करेंगे नेपाली, तो चीन और नेपाल में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि अमेरिकन्स का ये मुद्दा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और पहले भी बहुत बार रह चुका है, जिसके लिए पूरा आप 1950s के जो रिवॉल्यूशंस हैं, उनकी बात अगर आप करेंगे पुराने ज़माने में, तो पूरे खाम्पा रिवॉल्यूशंस जो थे, वो नेपाल के मुस्तांग में ट्रेन हुए थे। सीआईए ने उनको ट्रेन किया था, ठीक है? तो ये मुद्दा जो है दोबारा उठ के अगर आता है कि भई अमेरिकन्स जो हैं अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ाते हैं और तिब्बतन्स को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि पोस्ट दलाई लामा का सक्सेशन जो है वो नेपाल से हो सक्सेसर वहाँ नेपाल में मिले और तिब्बतन कम्युनिटी जो है वो पूरी वहाँ की उस सपोर्ट में आ जाए। वहाँ पे एंटी चाइना एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएँ। बहुत सारी मोनास्ट्रीज़ में फंडिंग्स चीन भी करता है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, तो वो उसको काउंटर करना शुरू कर दें। लुम्बिनी जहाँ पे बुद्धिस्ट एक वो है इन्फ्लुएंस और तिब्बतन बुद्धिज्म को सिनेसाइज़ करने का एक चीन का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। वो उसको काउंटर करने लग जाए, तो ये एक क्लैश पॉइंट जो है वो प्रॉक्सी वॉर का सिचुएशन क्रिएट करेगा, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करेगा। तो उसमें मुझे लगता है कि यूएस का ये मुद्दा हो सकता है नेपाल को दिया गया होगा, लेकिन नेपाली इसको कितना करते हैं, कितना नहीं ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की डेट में भी अभी तक नेपाल का ये क्लियर स्टैंड रहा है वन चाइना पॉलिसी। वो उसको सपोर्ट करता है इंक्लूडिंग ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। तो तिब्बत इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना उनका एक क्लियर पॉलिसी रहा है। तो इस पॉलिसी को वो लोग चेंज करते हैं कि नहीं? ये सब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि अगर इस पॉलिसी को ये लोग चेंज कर देते हैं, तो चीन-नेपाल के बीच में जो संबंध है वो मैत्री नहीं रहेंगे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा और मुझे लगता है कि यूएस ये चाहेगा क्योंकि पहले भी जब एमसीसी पास हुआ था, तब ये मुद्दा बहुत ज़ोर-शोर से नेपाल में फैला था कि भई इसमें एक स्ट्रिंग अटैच्ड है यूएस का कि भई आप इंडो पैसिफिक के पार्ट बनिए और नेपाल उस इंडो पैसिफिक का पार्ट नहीं बना। तो ये प्रेशर अब यूएस से आता चीन से आता है कि नहीं क्योंकि चीन अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जैसे मैंने बोला, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे स्ट्रिंग्स वो भी अटैच करेगा। तो ये किस तरह से हुँ, इसको कर पाएँगे वो इम्पोर्टेंट है। तो पूरी तरीके से वेस्टर्न मोटिव जो है या जो भी उनका एजेंडा रहा होगा वो पूर्ण तरीके से नेपाल में सक्षम तरीके से अपनाया जाएगा ऐसा नहीं। ऐसा हो नहीं पाएगा। हुँ। अ, बिकॉज़ नेपाल टू कंप्लीटली गो एंटी चाइना तो बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। नेबर है एट द एंड ऑफ इट, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये इट्स हमारे नॉट हित में भी नहीं रहेगा, भारत के हित में भी बहुत नहीं रहेगा क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे नेबर में इतना chaos हो, इतना हाँ, डिस्टर्बेंस हो कि भई एंटी चाइना प्रोटेस्ट सारे पूरे नेपाल में हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ के अगर तिब्बतन्स इस टाइप का कुछ करेंगे, नेपाल में जितने रिफ्यूजी तिब्बतन्स हैं, वो अगर इस टाइप का करेंगे तो उनका पूरा डायरेक्ट लिंक होगा धर्मशाला से, जहाँ पे इनका सीटीए का बेस है। तो ये सारा मुद्दा वहाँ से उठ के हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो मुझे लगता है कि भारत के हित में भी नहीं है कि इस टाइप का कुछ हो। हुँ। सो व्हेन यू लुक एट द सिचुएशन मैम, ये जो अभी खुल रही है नेपाल के अंदर, अ, एंड एक और एक्चुअली मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। अ लॉट ऑफ नेपालीज़ आल्सो से दिस इज़ आवर लास्ट शॉट। हमने सब हुँ। कुछ ट्राई कर लिया, ये हमारा आखिरी मौका है, अगर ये हम नहीं कर पाए तो फिर आई गॉड सेव अस, खत्म हो गया हमारा, देश इज़ फेल्ड।
तो एक वो भी इनके अंदर फीलिंग है कि भैया ये लास्ट शॉट है, हमने अब उनको भी फेंक दिया जिनको हम बोलते थे ये गंदे लोग हैं। हमारे पास मोनार्की भी थी, हमने ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी लेके आए व्हिच गॉट कैप्चर्ड बाय द कम्युनिस्ट्स, उसके बाद हमने चाइना के साथ करा, दैट फेल्ड। अब ये लास्ट है हमारा शॉट। सो डू यू एग्री विद दैट फर्स्टली? नो, आई डू नॉट कंप्लीटली एग्री विद दैट। देखिए, ये बात सही है कि आज की डेट में एक बहुत हेल्दी तरीके से इलेक्शंस होकर ये सरकार आई है। लेकिन ये एंड नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक लगता है, और मैं इस बात को शायद आपके चैनल पे पहले भी बोल चुकी हूँ, कि कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र को एस्टैब्लिश करना भी एक मोटिव अंडरकरंट अभी भी चल रहा है। अगर आप आज ही बालेन शाह का प्राइम मिनिस्टर का पूरा जैसे उन्होंने एंटर किया है अपने ऑफिस में, आप देखिए तो पूरा उन्होंने हिंदू तरीके से पूजा की है, जो कि बहुत सारे नेपाली मुझे ये बोलते थे कि हमारे में तो अब हिंदू इस टाइप का कल्चर रहा ही नहीं है, यंगस्टर्स जो हैं वो हिंदुइज्म के बारे में बात ही नहीं करते हैं। कल्चर ही पूरा चेंज हो चुका है, एक अलग तरीके का कल्चर आ गया है, बहुत वेस्टर्न टाइप, इस टाइप का कल्चर है। ड्रिंकिंग कल्चर है, बहुत कुछ है, और हिंदू कल्चर का कुछ नहीं रहा है। लेकिन बालिन शाह के वापस आते ही आप देखेंगे कि ये हिंदू कल्चर का जो बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिन्होंने उसमें दिखाया है कि वो किस तरीके से प्रॉपर तरीके से पूजा किए हैं। उनका एंट्री का जो डेट है, टाइमिंग है, वो सारा वो बोलते हैं कि हिंदू शास्त्रों के हिसाब से निकाला गया था और उसी के हिसाब से उन्होंने एंटर किया। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एक, और जब ये बालिन शाह जब आए हैं, उससे एक दिन पहले इन्होंने एक सॉन्ग वीडियो निकाला है जिसका उन्होंने टाइटल ही जय महाकाली दिया है। जो कि शायद हो सकता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल रहेगा, मैं उसके बारे में अभी नहीं चर्चा कर रही हूँ। लेकिन जो उन्होंने वो वीडियो निकाला है, उसमें एक जो संदेश वो दे रहे हैं, वो पृथ्वी नारायण शाह का जो एक ग्रेटर नेपाल का जो मतलब जिस टाइप का वो देश रहा, बहुत पावरफुल था, एक्सपेंशन करता था, बहुत ज़्यादा उसका एक मतलब पावर की जो स्ट्रेंथ की जो बात होती थी पूरे रीजन में होती थी, उस टाइप का देश बनाने की बात हो रही है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो शायद अभी बहुत चर्चा में नहीं है, वो ये है कि पृथ्वी नारायण शाह ने एक हिंदू किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है? तो क्या बालेन शाह उस हिंदू किंगडम को दोबारा बना पाएँगे? अगर नहीं बना पाएँगे, तो ये सेंटिमेंट्स फिर से फ्लोट होके वापस आएँगे। बहुत सारे लोग अब आज भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये बात सही है कि पूरे मोनार्की वो नहीं आ सकते, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आएँ। लेकिन हिंदू राष्ट्र का एक जो मुद्दा बहुत समय से रहा है, हिंदू किंगडम ही ग्रेट किंगडम था। अगर आप पृथ्वी नारायण शाह का गोरखा किंगडम की बात करेंगे, तो उसमें हिंदू किंगडम की बात तो आप इवेंचुअली करेंगे ही करेंगे। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप फिर किस किस बारे में बात कर रहे हैं? आप पृथ्वीनारायण शाह जी को छोड़ दीजिए, आप अपना एक नया मुद्दा लेके आ गए हैं और वो मुद्दा जो है पूरे नेपालियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभी नेपाली, जैसे मैं पहले भी ये बात बोलती हूँ कि कम्युनिस्ट लीडर्स को इंक्लूड करते हुए, वो लोग जब अपने जब भी कोई मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, चाहे वो फेस्टिवल्स हैं या चाहे किसी की किसी की डेथ होती है या बर्थ होता है, उसमें सारे रिचुअल्स जो वो फॉलो करते हैं, वो हिंदू ट्रेडिशन के फॉलो करते हैं। और अगर वो भारत, जैसे कि बहुत लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि बालन शाह जो है, वो मोदी की फिगर का बनने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं और भारत जैसा ही नेपाल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी वापस शायद कल्चर से रिलेटेड, रिलिजन से रिलेटेड भी वापस लानी पड़ेंगी और बहुत सारे लोग ऐसा चाह भी रहे हैं। अगर वो नहीं आता है तो उस कल्चर को वो रिटेन नहीं कर पाएँगे, उस रिलिजन को वो रिटेन नहीं कर पाएँगे और जो नेपाल का एसेंस है, जो आइडेंटिटी है, उसको रिटेन नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि वो मुद्दा जो है दोबारा आएगा ही आएगा। तो ये कहना कि सरकार में ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि आज आपने बहुत यंग लोगों को लिया है, सिवाय एक स्वर्णिम वाग्ले जी जो 50 साल के हैं, उसके अलावा सारे जो हैं 35 साल से नीचे उम्र के हैं, बहुत यंग हैं सारे। एक डायनामिक गवर्नमेंट आप लोगों ने बनाने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन उस डायनामिज्म में वो अपने जो रूट्स हैं, सिविलाइजेशनल रूट्स जो हैं और जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं, उनको ज़रूर वापस लेके आएँगे। ये एक चेंज जो है धीरे-धीरे आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो मोदी जी का आपने चक्कर बोला मैम, ये इनके जो मेन है रवि लामिछाने एंड ऑल दीज़ पीपल आर वेरी क्लोज टू मोदी जी एंड यस। इनके इनके कहीं न कहीं ट्वीट एक्सचेंज भी चल रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस एज़ फार एज़ दैट इज़ कंसर्न्ड। अ, व्हाट डू यू सी एज़ फार एज़ ये दोनों लीडर्स का जो एक रिलेशनशिप रहेगा? एक ट्विटर एक्सचेंज भी हो गया, बोला भई हुँ, कांग्रेचुलेशंस वेल डन।
लुकिंग फॉरवर्ड। देन वहाँ से भी यही आया कि सर थैंक यू सो मच, आपके वी विल वर्क विद इंडिया एंड दिस एंड दैट। एंड 3-4 दिन पहले रवि लामिछाने, 3-4 दिन नहीं है, about 3-4 हफ्ते पहले रवि लामिछाने ने भी कोई ट्वीट करा था मोदी जी को, मोदी जी रिस्पॉन्डेड टू दैट इमीडिएटली। हुँ। इज देयर इज देयर सम सॉर्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन व्हिच इज हैपनिंग, या ये कहीं ना कहीं दे जस्ट वांटिंग टू काम डाउन द सिचुएशन? क्योंकि ये वही है, बालन शाह भी जो ग्रेटर नेपाल और ये वो फोटो वोटो खिंचवानी, उस टाइम पे वो पॉपुलर था तो हर किसी ने खड़े होके उसमें से थोड़ा जूस निकाला था। बट इज इट स्टिल देयर देयर गेम? क्योंकि ये तो फिर एक 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 आगे फंसेंगे बहुत बुरी तरह से फिर से। देखिए, ये चीज़ को मैं बोलती हूँ कि आपको थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच भारत को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। अभी जैसे लिपुलेक पास हम लोगों ने भारत-चीन के बीच में खोलने की बात की, ट्रेड की बात की, उसको ओपन करने की बात की है। तो नेपाल में इसका मुद्दा बन गया कि भई ये तो नेपाल का हिस्सा है, आप कैसे इस पे ट्रेड कर सकते हैं? नेपाल इसमें पार्ट नहीं है, या तो आप ट्राइपार्टाइट ट्रेड कीजिए। इस टाइप की बातें उछल के आई हैं। और बालिन शाह जो हैं, वो एक नेशनलिज़्म का फ्लैग लेकर आए हैं। अगर उन्होंने ओली जी को काउंटर किया था, तो इस उससे किया था कि मैं भी उतना ही राष्ट्रवादी हूँ जितना कि आप हो, है ना? और उसी के बाद जैसे मैं अभी इनकी सॉन्ग वीडियो की बात कर रही हूँ, इसमें ही अगर आप देखेंगे, तो जो सॉन्ग वीडियो निकला है, उसमें नाम जो उसका टाइटल लिखा है, जय महाकाली रखा है, और महाकाली ट्रीटी वो थी जिसकी वजह से ये लिपुलेख का मुद्दा जो है उभर के नेपाल में आया था। 1990s की बात मैं कर रही हूँ। जब ये ट्रीटी साइन हुआ था तो बहुत ज़्यादा हुआ था, और आज की डेट में जब भी ये काला पानी, लिपुलेख और लिम्बोधरा की बात करते हैं, तो उसका भी एक वो लेते हैं कि महाकाली ट्रीटी में जो है, जो उस वक़्त सरकार में बैठे थे, उन लोगों ने नेपाल की जो ये पावर थी उसको सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब कि इस टेरिटरी जो उनकी टेरिटरी थी उसको सैक्रिफाइस कर दिया। तो वो महाकाली एक वो आता है। दूसरी बात, क्योंकि वो बनाते तो वीडियो कोई पशुपतिनाथ जी के नाम पे भी बना सकते थे, जानकी के नाम पे भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने महाकाली के नाम पे बनाई। बहुत यू नो इनडायरेक्ट सिग्नलिंग टाइप से मैं मान सकती हूँ इस चीज़ को। दूसरी बात, उन्होंने जो मैंने बोला कि पृथ्वीनारायण शाह का जो एक ग्रेटर नेपाल का सपना था, उसको दोबारा दर्शाने की कोशिश की है उसमें। तो जब ग्रेटर नेपाल की बात करेंगे, तो फिर से वही मुद्दे जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, हालाँकि हमारे सिर्फ 2 पॉइंट्स ही ज़्यादा मेजर रह गए हैं। अ, उनके बारे में बात ज़रूर आएगी, चर्चा आएगी, और इस चीज़ पर ये क्या स्टैंड लेते हैं, वो डिसाइड करेगा कि बाकी जो पब्लिक है, जो मासेस है, उसका जो वेव है, वो कितना इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब ये मेयर रहे थे, इन्होंने ग्रेटर नेपाल का नक्शा अपने उस पे लगाया था। अब बहुत सारे नेपाली जब हम मुझसे इस बारे में बहस करते हैं, तो वो बोलते हैं कि तो भारत ने भी तो अपने पार्लियामेंट में म्यूरल लगाया, तो इसका मतलब क्या है? तो मैं उनको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, मोदी जी एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने ऑफिस में कोई ऐसा मैप या एक इंडिकेटिंग मैप जो है, उसको नहीं लगाया, ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात, हमारी पार्लियामेंट में ऐसा कोई नक्शा पास नहीं हुआ, जो कि हमारे अखंड भारत को दर्शाकर वापस लाने की बात कर रहा है। आज की डेट तक नहीं हुआ। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आपके उसमें ये ग्रेटर नेपाल का नक्शा आपने पार्लियामेंट में पास किया हुआ है, और उसको मेयर जी जो है अपने ऑफिशियल ऑफिस में जो है वो लगाते हैं, तो इसका एक इंडिकेशन दूसरा आता है। अगर वो आज भी इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो नेचुरल है कि ये मुद्दा जो है भारत और नेपाल के बीच में जो है, कुछ तरह के संबंधों में खटास पैदा करेगा, और इसको किस तरह से ये हैंडल करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि नेपाल के जो यंगस्टर्स हैं, वो बालन को कितना सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत एक डेलिकेट इश्यू है। बोलने के लिए तो आज बालन शाह जी ने बोल दिया कि नहीं, हम इसको रिज़ॉल्व करेंगे, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। लेकिन जब डिस्कशन का मुद्दा आएगा, क्योंकि आपने ये ग्रेटर नेपाल का जो मैप है, वो पार्लियामेंट में पास किया हुआ है। तो क्या उस पार्लियामेंट के पास मैप को आप रिवाइज़ करेंगे, उसको रिट्रीव करेंगे, उसको विथड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर आप विथड्रॉ नहीं करते हैं, उसको वैसे को वैसे रहने देते हैं, तो जो भी डिसीज़न भारत के और नेपाल के सीमा पर होंगे, चाहे मैं कहती हूँ कि हम ये लोग मान भी जाते हैं कि किस टाइप का एक एडजस्टमेंट कर भी देते हैं, तो नेपाल का मैप जो है वो फिर से चेंज होगा। तो उस मैप को वो लोग कैसे चेंज कर पाएँगे, ये बालन शाह के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, एक समस्या रहेगी, क्योंकि अगर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ वो करते हैं, तो ये जो एक वेव है आता है, जो मैं बोलती हूँ इसको एक पॉपुलिस्ट वेव होता है, नेशनलिज़्म भी नहीं है ये, राष्ट्रवाद भी नहीं है, एक तरह का पॉपुलिस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं, उसके ऊपर अटैक हो जाता है, और बालन शाह शुरू से अपनी इमेज को इंटैक्ट रखने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं।
वो हमेशा एक अगर आप देखेंगे भी तो वो एक इमेज प्रोजेक्शन में महारत हासिल किए हुए एक तरह के रैपर रह चुके हैं और वो अभी भी उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो इमेज जो है वो एक डेंटेड इमेज बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए मुझे लगता है कि भारत को भी ध्यान देना पड़ेगा और इस मुद्दे को अभी तक तो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़े ना, लेकिन कहीं न कहीं ये अंडर करंट चलता रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बालिन शाह ये प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं कि वो नेपाल को उस तरह का एक पावरफुल स्टेट बनाएँगे जो कि पहले नेपाल कभी रहा है। तो वो पावरफुल स्टेट बनाने के लिए अब दूसरा चैलेंज जो आ रहा है, वो है ये जो हम मिडल ईस्ट में वॉर देख रहे हैं। इसके चलते बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे डोमेस्टिकली आपके ऊपर। तो उन चैलेंजेस को वो लोग कैसे फेस करेंगे क्योंकि उसमें भी उनको भारत का सहयोग चाहिए। आप गैस एनर्जीज़ की बात कर लीजिए, तो हर तरह के एनर्जी रिसोर्सेज़ जो है उस पे कहीं न कहीं नेपाल की कुछ डिपेंडेंसी आज भारत पे है और उन उन प्रोजेक्ट्स को और उन ट्रेड जो रिलेशंस है, उनको कैसे ये लोग डील करेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। हुँ। मैं लास्ट में आपसे ये पूछूँगा मैम वोंट इट बी बेटर फॉर हिम टू जस्ट से यार इसको जस्ट साइड कर दो, साइड में रखें। जस्ट किल द अम, दैट्स अ टिपिकल पॉलिटिशियन वे राइट? वो हाँ हुआ राइट। उसके बाद हुँ। तो हाँ, हो सकता है कि जैसे कि हम लोग भारत-चीन अब अपने मैत्री संबंध बना रहा है तो बॉर्डर की डिस्कशंस जो हैं, टॉक्स वो एक साइड में चल रही हैं और हम बाकी के इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे बना रहे हैं। तो नेपाल में ये पॉसिबल है। लेकिन डिपेंड यही करता है कि क्योंकि जैसे अभी लिपुलेख पास का इश्यू आया, तो मीडिया के सारे लोगों ने उसको उछालने की कोशिश कर दी। सोशल मीडिया पे वो हाइलाइट होना शुरू हो गया। तो अगर ऐसा ही कोई ट्रिगर दबा देते हैं कोई मीडिया के या कोई सोशल मीडिया के यंगस्टर्स जो हैं और वो एक वेव बन जाता है, तो ये एक चैलेंज जो है सामने आ जाएगा। नहीं तो पॉलिटिकली दे कैन ऑलवेज़ टेक अ डिसीजन कि ठीक है, हम लोग इस पे एक डायलॉग कर रहे हैं और हर चीज़ जो है डायलॉग से ही रिज़ॉल्व हो सकती है। तो वो डायलॉग चलता रहेगा और बाकी हमें मैत्री संबंध बनाने हैं, भारत से भी बनाने हैं, चीन से भी बनाने हैं, अपने सारे नेबरहुड में बनाने हैं, तो वो मैत्री संबंध बना के अपने इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस को प्रमोट करेगा। भारत की तरफ से ये इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि हम किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहते, हम नेपाल के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। अब ये एक अपॉर्च्युनिटी भी है क्योंकि नई सरकार आई है और पॉपुलिस्ट सपोर्ट से आई है, यानी कि जितने यंगस्टर्स हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस सरकार को और बहुत मेजॉरिटी में आई है तो एक तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट आई है। तो भारत के पास ये एक अपॉर्च्युनिटी है, एक ये अवसर है कि भई हम जो है एक अच्छे मैत्री संबंध बनाएँ और इसमें जो भी मुद्दे हमारे पहले रह चुके हैं उनको प्रॉपर डायलॉग के उसमें ले आएँ और बाकी हम अपने कल्चरल रिलेशंस ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, इन्वेस्टमेंट के जो रिलेशंस हैं उनको हम लोग बढ़ावा दें। ये भारत की तरफ से बहुत क्लियर इंडिकेशन है, लेकिन नेपाल इसको किस तरह से कर पाता है, ये एक सवाल है। आज की डेट में तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं 100 पॉइंट्स वो लेके आए हैं और बहुत सारी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कि अभी ओली जी और ये होम मिनिस्टर जो हैं इनके अरेस्ट के बाद जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इग्नाइट नहीं होते हैं और chaos नहीं होता है नेपाल में। स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, 5 साल तक बहुत स्टेबल चलता है। तो मुझे लगता है कि भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे ऐसे अवसर हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब दोनों के बीच के अपने इंटरेस्ट हैं, जिनको वो मद्देनज़र रखते हुए मैत्री संबंध बना सकते हैं। हुँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी एंड जिस तरह से एब्सोल्युटली, चीज़ें चल एब्सोल्युटली। रही हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ अ अपॉर्च्युनिटी फॉर नेपाल। आई मीन हमको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बट नेपाल विल गेन अ लॉट इफ दे एक्चुअली बिकम अ देखिए, लिटिल मोर हमें फ़र्क स्टेबल हाँ, हमें पड़ेगा फ़र्क पड़ेगा जब अगर नेपाल में chaos होता है तो हमें फ़र्क पड़ता है। आज सारे लीडर्स के ऊपर टारगेट होना शुरू हो जाएगा, एक-एक के बाद लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स और हर तरह भागेंगे। की क्योंकि जैसे बहुत सारी नई चीज़ें इन्होंने बोली हैं जो कि मुझे लगता है कि एक chaos क्रिएट करेंगी। जैसे कि अभी इन्होंने बोला है पार्टी एफिलिएटेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, पूरा 60 दिन के अंदर-अंदर पूरा खत्म कर देना है। यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस जो पॉलिटिक्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पार्टीज़ के लिए बनता था, वो सब खत्म होने वाला है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन कमिटी जो है उसको 15 दिन के अंदर-अंदर इन्होंने एस्टैब्लिश करना है और 2 फेजेज़ में वो सारा इन्वेस्टिगेशंस होगा फ्रॉम 2006 टू 2026 एंड 1992 टू 2020 2006 सेकंड फेज होगा। इस टाइप से इन्वेस्टिगेशंस होंगे।
तो इसमें ये हो सकता है कि नेपाल में इस तरह का एक डर का माहौल बढ़ जाए, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं नेपाल छोड़-छोड़ कर भागे, ठीक है? तो वो हो सकता है कि भारत की तरफ भागे। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि अगर ये प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ते हैं और स्ट्रीट प्रोटेस्ट ज़्यादा होते हैं, तो इमिग्रेशन तब भी हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का इश्यू बन जाएगा, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर है, तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे यू नो माइग्रेट करेंगे, वो एक बड़ा बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और नेटवर्क्स जो हैं, जो क्रिमिनल नेटवर्क्स पहले से एस्टैब्लिश थे और पॉलिटिकल सपोर्टेड थे, जब उनका ब्रेकडाउन नेपाल में होगा, तो वो नेटवर्क्स कहाँ पे मूव करते हैं, वो एक थ्रेट अगेन भारत में रहेगा। अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले ही ऐसे कोई एक नेटवर्क को ब्रेक किया है, जो पाकिस्तान सपोर्टेड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो है वो सप्लाई कर रहा था और नेपाल के थ्रू यहाँ भारत में आया था, तो हमने उसको भारत में क्रैक डाउन किया। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि आज की डेट में नेपाल में चल रही थी और उसका जो अगर पूरा नेटवर्क को कहीं न कहीं ब्रेक किया जाएगा तो वो भारत की तरफ आ सकती है। वही है, या करेक्ट, दैट्स ट्रू मैम। थैंक यू सो तो मच, आपने वो टाइम हमें ध्यान निकाला में मैम। रखना पड़ेगा कि इस टाइप के मामले हुँ। या दैट्स ट्रू। थैंक यू मैम, आपने टाइम निकाला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन एंड आई थिंक नेपाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्रॉस रोड पे आके खड़ा है। इट कैन एक्चुअली become something good and actually can progress. uh, it doesn't need to get into this ये पूरा जो इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस यूएसए वर्सेस पता नहीं जो भी है, हुँ, बट आई थिंक सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पे भारत को काफी इनके साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ पेनिट्रेशन जो हम एब्सोल्युटली। देखते हैं पाकिस्तान की, दैट ऑब्वियसली विल नॉट बी एक्सेप्टेबल गोइंग फॉरवर्ड एंड उसके ऊपर एक काम इनको, एक दे विल हैव। एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग मैंने सुनी है और अभी मुझे पूरा उसका क्लियर वो नहीं है, सिर्फ़ मैं अपने दर्शकों को इसके बारे में बताना चाहूँगी और वो ये कि ऐसा कुछ प्रपोज़ल आ रहा है कि उनका जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के जो हैं, उसमें वो चाहते हैं कि भारत और चीन दोनों के एक्सपर्ट्स को बुलाकर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ एक कोलैबोरेशन में कुछ कमिटीज़ बनाई जाएँ, जो कि उनको हेल्प करेंगी। तो वो मेरे ख़्याल से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा, जिसमें अगर भारत भी सहयोग करेगा, तो ये जो मैं टेंशन की बात कर रही हूँ, जो सिक्योरिटी थ्रेट आ सकते हैं नेपाल से, उसको हम लोग काउंटर कर पाएँगे। मुझे लगता है कि वो चाइना बहुत का तो एक है, इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा। हुँ, चाइना का तो थ्रेट जो है, बट जो मेन थ्रेट इज नॉट फ्रॉम चाइना थ्रू नेपाल। आई मीन हुँ, जो मेन थ्रेट तो आपका पाकिस्तान से है, जब जो ये इतने एब्सोल्युटली। उल्टे-सीधे एलिमेंट्स हैं, एंड हुँ, इट्स जस्ट क्वाइट अ बिट व्हिच इज़ हैपनिंग, सो कहीं न कहीं हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू मैम बिल्कुल। फॉर योर टाइम थैंक एंड यू। ऑफ कोर्स द एनालिसिस। आपके साथ हमेशा कुछ बात करके नया सीखने को मिलता है। हुँ, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ऑडियंस से, यार प्लीज़ गिव योर थॉट्स, योर फीडबैक, योर कमेंट्स एज़ टू व्हाट वी डिस्कस्ड, एंड प्लीज़ टाइमलाइन बताइएगा, वहाँ पर टाइमलाइन ज़रूर डालिएगा सो दैट वी नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम वेयर, एंड हुँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।